हेलो, तो क्या हाल चाल। डी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताया था। वहाँ पर जो उनका जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में आपको बताया था, ठीक है। और वहाँ पर आपको बताया था उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो सकते हैं, उनकी साइज़ क्या होगी, उनकी एडिशन एंथैल्पी का अगर ऑर्डर देखेंगे, ठीक है, पीरियड्स में क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हुई थी। आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आज के लेक्चर्स में यहाँ पर हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेनली तो मेटल ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत ही सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मेटेलिक फॉर्म होता है, तो क्या हो जाता है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो चलो ये तो बात अलग है, क्या हमसे ये पूछेगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई तो हो गई क्योंकि मेटल से। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि ये बताया गया कि कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। अगर हम किसी एक ग्रुप में एक पीरियड्स में चले, जैसे 3D सीरीज जिसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, अगर वहां पर हमसे बोले कि मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या ऑर्डर, क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, तो हम कहेंगे देखो, अगर एक, क्योंकि मेटल में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, मेटेलिक बॉन्ड पाया जाएगा। एक मेटल का बॉन्ड दूसरे मेटल के साथ इंटर एटॉमिक जो भी अट्रैक्शंस होगा, वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा वहां पर आप बताओगे इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होगा। तो सवाल ये आता है कि कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। तो आपको यहाँ पर एक बात ऐसे याद रखना है, जब हमारा जो भी एलिमेंट्स है, क्योंकि हम एक पीरियड्स में इसको जाकर के सही से पढ़ेंगे, कोई ग्रुप में जाकर के हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं, हम किसी एक सीरीज में, चाहे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज में पढ़ने वाले। तो याद रखना, आपको ये बताया जाता है कि अगर हम बात करते हैं जितना ज़्यादा इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज़्यादा एक एटम का दूसरे एटम के बीच में लगाव होगा। और आपको बताया कि अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में किसी एक सीरीज में जाते हैं इलेक्ट्रॉन की फ्ली, तो पहले D1, D2, D3, D4, D5 तक मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, डी वाले में 5 हो सकते हैं। और अगर देखा जाए जैसे जैसे हम बढ़ते हैं शुरू में, तो एक एक करके वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है और मैक्सिमम 5 तक जाता है। फिर उसके बाद फिर वहां पर फिर 5 से 4, 3, 2, 1 ऐसे होने लगता है। तो आपको यह बताया गया कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उतना एक एटम का दूसरे एटम के बीच में लगाव होगा, और जितना ज्यादा लगाव होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। ये सिंपल सी लाइन। तो अब सवाल आता है लगाव कहाँ तक ज़्यादा होगा। मैं 3D सीरीज की बात करता हूँ, आपकी बुक में उसी को लिखता है, उसी के बारे में, तो वो आपसे यही डिक्टो पूछेगा। तो याद रखना कि 3D सीरीज की अगर हम बात करते हैं, स्कैडियम से क्रोमियम तक क्या हो जाता है कि यहाँ पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। उसके बाद फिर क्या हो जाता था, मैग्नीज से फिर आप बताओगे जिंक तक डिक्रीज करता है। ऐसी लाइन आपको बताया गया। कह रहे हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर D5 कॉन्फ़िगरेशंस तक क्या हो जाता है कि पहले यहाँ पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, फिर उसके बाद डिक्रीज करने लगता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन की बात करता है मैग्नीशियम और टेक्नीशियम, Mn और Tc, जो कि इस रूट को सही से फॉलो नहीं करते। इतनी आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, तो आपको इतना कम से कम तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट फॉर अ 3D सीरीज। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैडियम टू क्रोमियम। याद रखना ये लाइन, और आपको और कुछ नहीं, यही देगा। स्कैडियम से क्रोमियम जाते हैं 3D सीरीज में, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। कल को आपको ऐसा कह दे तो क्या ये लाइन से स्कैडियम से आयरन तक जाते हैं, बढ़ता है, आप बताओगे नहीं, ये गलत बोले। स्कैडियम से केवल क्रोमियम तक ही जाने पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। एंड देन डिक्रीजेस कहां से, Mn टू जिंक, फिर मैग्नीज से जिंक तक पूरा का पूरा घटता है। फिर अगली लाइन आपको बताता है कि मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ 5D D5 कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। D5 तक ऐसे बढ़ेगा 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 मेल्टिंग पॉइंट्स, और D5 पे मैक्सिमम तक पहुंचेगा। एंड देन डिक्रीजेस, और फिर उसके बाद घटना शुरू होगा। लेकिन यहां पर देख रहे हैं Mn एंड टेक्नीशियम, Mn मैग्नीज और Tc डू नॉट फॉलो दिस ट्रेंड। तो यही सब लाइन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलो अगर मैं ग्राफ को आपको दिखाऊं, यहाँ पर ग्राफ में अगर हम देखें हमें क्या देखने को मिल रहा है ग्राफ में। हम अगर देखें यहाँ पर, मान लेते हैं हमारा टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ऐसे ऐसे क्रोमियम यहाँ पर है, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो क्रोमियम तक तो बढ़ा, उसके बाद फिर घटा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर Mn का और ज्यादा घट जाता है। ऐसे कुछ ज्यादा ट्रेंड तो ठीक था, Mn का काफी ज्यादा घट जाता है। ऐसे अगर देखते हैं यहाँ पर मोलिब्डेनम तक बढ़ा, ठीक है, लेकिन उसके बाद Tc पे आकर के काफी तेज घट जाता है। तो ऐसे यहाँ पर ग्राफ बताया कि बहुत अच्छा कोई ग्राफ नहीं बना है यहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर हमसे पूछा जाए भाई मेल्टिंग पॉइंट का हमें एक ऑर्डर बताओ, ये ग्राफ जो है किसका बताया गया, मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे मिलता जुलता बॉइलिंग पॉइंट्स का भी होता है। हाँ, ये 3D सीरीज है, याद रखना, ये 4D है और ये 5D है। तो याद रखना यहाँ पर 3D से ज्यादा 4D वाले आप देख रहे हैं, इनको ऊपर बनाया गया, ये और ऊपर, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आप बताओगे ये 4D, और 4D से ज्यादा 5D। तो मेल्टिंग पॉइंट्स में अगर हम आते हैं तो 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D हो जाता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट राइजेस टू D5 कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस
बट Mn एंड Tc डू नॉट फॉलो दिस ट्रेंड, Mn और Tc इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। फिर बात करते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशंस। अगली जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर हीट ऑफ एटोमाइजेशंस होता है। एटोमाइजेशंस की अगर हम बात करते हैं होता क्या, उसको समझे। देखो अगर हमारे पास कोई मेटल है, मेटल अभी वो सॉलिड फॉर्म में, ऐसे 1 मोल कोई मेटल होगा अभी हमारे सॉलिड फॉर्म में, हम क्या कर जाते हैं, इसको हीट दे करके हमको इसको क्या करना है, इसके गैसियस एटम में पहुंचा देना है। कहाँ पर, गैसियस एटम तक पहुंचाना है, क्योंकि अभी मेटल मेटल एक दूसरे का जुड़े हुए हम उनको हीट करके सभी वहां पर अलग अलग कर देना, उनको गैसियस फॉर्म में पहुंचा देना है। उस दौरान जितनी हीट हमें नेट देनी पड़ती है उसको कहते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये तो अब आपको पता है अगर मेटेलिक स्ट्रेंथ उनकी अच्छी होगी, मेटल एक मेटल दूसरे मेटल कस के वहां पर बाउंड करके रखा है, तो उनको गैसियस फॉर्म तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं, बताओ, करनी पड़ेगी। अगर एक मेटल दूसरे मेटल को बहुत ही लूजली बाउंड किया तब थोड़ी सी एनर्जी में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी हीट करने पर हम उनको गैसियस फॉर्म में पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत टाइटली होल्ड करके रखा है, और ये टाइटली होल्ड कब करेगा, जब उनके बीच में इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा तो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब, एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब, तो बहुत अच्छे सॉलिड्स बन जाएंगे। फिर उन्हीं को मेल्ट करो, फिर उसके बाद क्या करते हैं वहां पर गैसियस फॉर्म में पहुंचाओ, तो बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती है। तो सवाल आता है कब ज्यादा अट्रैक्शन होगा, वही सेम लाइन कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं वहां पर डी में जितना ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना एक एटम का दूसरे एटम के बीच में लगाव होगा। और मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में कितने हो सकते हैं, 5 तक हो सकते हैं, जो कि मिडिल ऑफ द सीरीज मिलता है। किसी एक 3D सीरीज को पकड़ लेते हैं, पहले 1 हुआ, फिर 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते मिडिल तक पहुंचते 5 हो जाता है। फिर उसके बाद फिर जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कम होते चलेंगे आए, तो वहां पर आपका एटोमाइजेशन भी घटता चला जाता है। तो आपकी बुक में जो लाइन लिखता है वो लाइन याद रखना कि इनका तो डी सीरीज के जो हो जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटोमाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। और बताया कि एटोमाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा होंगे, आपकी बुक में कहता है, एक लाइन लिखता है कि पर डी ऑर्बिटल्स में अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने लगता है तो वहाँ पर सबसे मैक्सिमम पर डी ऑर्बिटल मतलब कितने डी ऑर्बिटल्स हैं, 5, और सब में एक एक हो गया, तो मतलब टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम एटोमाइजेशन देखने को मिलता है, उसके बाद फिर डिक्रीज करता है। तो ये लाइन याद रखना, उसी लाइन पे क्वेश्चंस पूछेगा। तो चलो देखते हैं। कह रहे दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस, कह रहे द मैक्सिमम एट अबाउट द मिडिल, ठीक है। किसी भी सीरीज में अगर चले 3D 4D 5D सबसे बीच मिडिल में आपको सब ज्यादा ऑफ ईच सीरीज इंडिकेटेड दैट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल्स आर पर्टिकुलरली फेवरेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस। कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं कि हर एक ऑर्बिटल्स में 5 ही तो होते हैं, अगर जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब सबसे ज्यादा इंटर एटॉमिक, और यहाँ पर देख रहे हैं सबसे स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस होगा, और जब सबसे ज्यादा इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस होगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखेगा और इनमें सब ज्यादा एटोमाइजेशंस भी दिखेगा। याद रखना इस लाइन का मतलब, याद रखना यहाँ पर ईच सीरीज इंडिकेट दैट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डी ऑर्बिटल, प्रत्येक डी ऑर्बिटल जब एक एक हो जाएगा मतलब कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तब वहां पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा एक मेटल का दूसरे मेटल के बीच में, वहां पर सबसे ज्यादा हीट ऑफ एटोमाइजेशन। इसको मैं ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा एच भी लिख देते होता। कह रहे सिंस द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग, अभी आगे आप देखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी मेटल का पता करने के लिए एटोमाइजेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है, एटोमाइजेशंस का बहुत बड़ा रोल होगा। फिर कह रहे हैं कि भाई ठीक है लेकिन कहाँ पर ज्यादा कहाँ पर कम, ऐसा अगर देखते क्या बोलते हैं यहाँ पर, कह रहे मेटल विथ हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस, मेटल विथ हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, उसके बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे, क्या हो जाएगा, टेंड टू बी नोबल। अगर कोई बहुत ज्यादा एटोमाइजेशन एंथैल्पी लेके बैठे, क्योंकि होता है पहले रिएक्शंस करना है तो उसको गैसियस फॉर्म में पहुंचना है, कम से कम तो गैसियस फॉर्म में पहुंचना पड़ेगा, फिर और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो अगर वो अपने सॉलिड फॉर्म को छोड़ना ही नहीं चाह रहा जल्दी, और एनर्जी पे एनर्जी दिए जा रहे छोड़ ही नहीं रहा, मतलब हाई एटोमाइजेशन एनर्जी, अगर हाई एटोमाइजेशन एनर्जी है तो इसका मतलब आप बताओ कि उसका वो रिएक्शन करना पसंद नहीं करता, जो जल्दी रिएक्शंस नहीं करते उनको हम नोबल कहते हैं, ठीक है। वही आपको कह रहा है कि मेटल विथ हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, टेंड्स टू नोबल इन देयर रिएक्शंस। और आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, ये पूछा जा सकता है कि आपके पास 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, किसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा, हम कहेंगे जैसे जैसे हायर सीरीज में जाएंगे एटोमाइजेशन बढ़ता जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिडिल में ही क्यों हमें हर एक सीरीज के मिडिल में जब पहुंचते हो एटोमाइजेशन सबसे हाई क्यों मिलता है, क्योंकि आप बताओगे वहीं पर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इसका मतलब हीट ऑफ एटम लिखा है, इसको सही कर लेते हैं,
यहाँ पर इसको एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन की बात करते हैं, वो डायरेक्टली प्रश्न हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा हीट ऑफ एटोमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब अगर बात करते हैं यहाँ पर, अगर देखें ये 3D सीरीज है, ये 4D है और ये 5D है। तो 3D वाले से ज़्यादा 4D से 5D। अब देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे बीच में एक बार उभार आता है फिर ढलान जाता है, मतलब वही मिडिल ऑफ द सीरीज की बात करता है। यहाँ पर जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते तब इसमें कोई ऐसा नहीं बताया क्रोमियम है कौन कहाँ पर, तो आपको जैसे स्टेटमेंट दिया वैसे आपको ध्यान देना, बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपको ऐसे लाइन याद रखना, क्या क्या बोला आपकी बुक में एनसीईआरटी में कि मिडिल ऑफ द सीरीज मैक्सिमम, फिर उसके बाद डिक्रीज होता है। मिडिल ऑफ द सीरीज क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑर्बिटल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसीलिए आपको बताया जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा हीट ऑफ एटोमाइजेशन हमें देखने को मिलता है। 3D से ज़्यादा 4D वाले ऊपर है, 4D से ऊपर 5D है, तो ये वहाँ पर आपको बताया गया, ठीक है। तो ये एटोमाइजेशन का हुआ। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आपको बताया है कि ग्रुप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो जाते हैं अपने ऑक्सीडेशन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एज अ कैटलिस्ट भी बहुत ज़्यादा ये फेमस होते हैं इसी क्वालिटी की वजह से। फिर सवाल आता है आखिर ऐसा क्यों रखते हैं, इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर क्यों रख लेते हैं? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ, अभी इससे पहले जो भी पी वगैरह एस वगैरह हम लोग पढ़ते हैं ना, इन सब में क्या हो जाता है, जो रिएक्शंस करने का तरीका होता है वो अपने आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं से ही लेना देना जो भी चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन लेना है, देना है, शेयरिंग करना है, सब कुछ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा क्या हो जाता है, आखिरी शेल के साथ साथ इनर सेल का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। कहा गया ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आखिरी शेल में ऐसा होना चाहिए। कहा गया एक्चुअली में क्या हो जाता है, जो आखिरी शेल है, जो इनर सेल है, इनके बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा नहीं, कितना इतना डिफरेंस, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। इसीलिए याद रखना कि n-1d का इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करता है और ns का भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, वहाँ पर आप समझें। कह रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स along with ns इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। फिर आपको बताया गया यहाँ पर दिस इज पॉसिबल ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ns एंड n-1d सबशेल। कह रहे हैं ये इसलिए पॉसिबल है कि इतना सारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन इसलिए रखना क्योंकि वो n-1d इलेक्ट्रॉन और ns वाले इलेक्ट्रॉन का भी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। तो क्यों यहाँ पर कर सकते हैं, इनर सेल है या आउटर सेल है, तो क्यों कर लेते हैं, क्योंकि भाई इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम है, तो वो भी करता है तो वो भी कर सकता है। और बताओगे ड्यू टू द स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ns एंड n-1d सबशेल्स। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको मैग्नीज का दिखाता हूँ, Mn का। Mn की बात करते हैं, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में, फिर बचे हुए यहाँ पर, ठीक है, देख रहे ये 4s2 3d5, ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे आपको कहा गया बाई यूजिंग 2 4s इलेक्ट्रॉन, केवल s के अगर 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर उस दौरान +2 आता है। लेकिन कह रहे बाई यूजिंग 2 s के इलेक्ट्रॉन उठा लिया और d में 5 थे, इसका भी 2 ही उठा लिया, 2 इनका टोटल अब क्या हो जाएगा 4। ऐसे कह रहे बाई यूजिंग 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 5d के 5d के उठा लिया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +7, क्या हो जाएगा वहां पर +7 हो जाता है, ठीक। तो अब यहां पर देखना है और आपको क्या बताता है, एक लाइन याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही तो काफी चर्चाएं होंगी। यहाँ पर आपको यह कहता है कि जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी घटती है और लोअर की बढ़ती थी। याद आया क्या रीजन था? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते थे तो हायर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी कम होती थी, लोअर की क्या हो जाती थी, बढ़ जाती। लेकिन कह रहा है कि वो केवल पी की कहानी थी। डी कह रहा है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये केवल पी में ऐसा होता है, हमारे यहाँ दूसरा ट्रेंड चलता है। कहा गया कौन सा ट्रेंड? कहता है हमारे यहाँ जो बुजुर्ग मेंबर, हैवियर मेंबर है नीचे, ठीक है, ये हायर ऑक्सीडेशन नंबर में ही स्टेबल होते हैं। और पी ब्लॉक वाले में कहते थे कि हमारे यहाँ तो जो हायर मेंबर है, हैवियर मेंबर है, ग्रुप में नीचे हो, तो कहते हैं हम छोटे ऑक्सीडेशन नंबर पे स्टेबल रहेंगे। तो वो आपको एक लाइन बताता है ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर के कि पी ब्लॉक का उल्टा यहाँ पर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी का ट्रेंड चलता है। तो चलो पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। इन द पी ब्लॉक एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवरेबल बाय द
हैवियर मेंबर्स, वो इसका रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कह रहे द अपोजिट इज ट्रू, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा इन ग्रुप डी ब्लॉक, इसका जो उल्टा चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल छठे ग्रुप का मेंबर लेते हैं जिसमें क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन आता है। क्या गया, मोलिब्डेनम यहाँ पर जो रोमन में ऐसे अंक लिख उठता है ना, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन नंबर को बता रहे हैं। मोलिब्डेनम +6 ऑक्सीडेशन नंबर और टंगस्टन, डबल टंगस्टन यहाँ पर +6 आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन क्रोमियम। क्रोमियम ऐसे क्रोमियम होता है, फिर मोलिब्डेनम हो जाता है, फिर ऐसे टंगस्टन। ठीक है, तो आपको ये बताया गया कि अगर हम बात करते हैं तो ये भी +6 ये +6 है, लेकिन इनसे ज़्यादा इन दोनों के +6 ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन नंबर इनका जो मैक्सिमम है वो +6 ही है। तो यहाँ पर ये हो जाता है। अब सवाल आता है ऐसा है, तो इसका मतलब हम वहाँ पर लाइन कहने में संकोच नहीं करेंगे कि इनके डी ब्लॉक में हैवियर एलिमेंट्स हो जाता है, नीचे ग्रुप में वो हायर ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबल होते हैं। बताया कि जैसे कि एग्जाम्पल क्रोमियम 6 वाला इज इन फाउंड इन डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट जैसे का होता है, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट बता दो K2Cr27, ठीक है, यहाँ पर +6 हो जाता है। इन एसिडिक मीडियम इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना जब एसिडिक मीडियम में जाते हैं ना इसकी, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है Cr2O Cr2SO4 का होल थ्रायस, ऐसे बनाता था, यहाँ पर +3 हो जाता था। तो एसिडिक मीडियम पाते +3 से +3 में भाग जाते थे, +6 से वो +3 में भाग जाते थे। मतलब कह रहे हैं कि इसका मतलब ये रुकने वाले नहीं है, स्टेबल नहीं है उतना। जबकि यहाँ पर कहा गया कि मोलिब्डेनम का ट्राईऑक्साइड जिसमें +6 ऑक्सीडेशन नंबर, टंगस्टन का ट्राईऑक्साइड +6 ऑक्सीडेशन R0, वो नहीं करता, कहता है लगाओ एसिड पे एसिड, नहीं हटेंगे, इसी पे रुके रहेंगे तो रुके रहेंगे। मतलब इसका मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि इनका +6 ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू इनके जो सबसे छोटा सदस्य होगा क्रोमियम। आया, चलो और ऑक्सीडेशन की बात है तो ये सब हमने कोऑर्डिनेशंस में पढ़े। NiCO का होल 4 है, यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कार्बोनिल वाले कंपाउंड्स हैं। FeCO का होल 5 है, 0। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल और आयरन का क्या हो जाएगा, 0। कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें मैंने आपको बताया था कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक, चलो अब यहाँ पर बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा, कौन ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। यहाँ पर हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये हेडिंग है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D एलिमेंट्स। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, स्केडियम केवल एक ऑक्सीडेशन नंबर रखिएगा, वो भी +3, क्योंकि स्केडियम के पास टोटल 21 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 3 निकाल देगा बचेगा 18, और 18 निकलने 18 की बात आपको बताओ कहाँ पर देखिए, आपको 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस में देखने को मिलता है, इसलिए वो 3 बनाता है। टाइटेनियम कहता है हम 2 भी रखेंगे 3 भी रखें, लेकिन मेरा 4 ज़्यादा स्टेबल होगा। वेनेडियम कह रहे हैं मैं भी 2 रखूंगा 3 रखूंगा 4 रखूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, मेरा 5 वाला। ऐसे अगर बात करते हैं यहाँ पर क्रोमियम कह रहे हैं 2 भी रखूंगा 3 भी ज़्यादा स्टेबल, 4 रखूंगा 5, लेकिन मेरा 6, 3 और 6 इनके ज़्यादा स्टेबल। देख रहे हैं जैसे हम ग्रुप में, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे ग्रुप नंबर है इनका। ऐसा लग रहा है जिस ग्रुप से बिलोंग करे उसे उतना उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी जा रहा है। कहाँ तक, क्रोमियम, ये 7वें ग्रुप का है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक जा रहा है, इसका 2, 4 और 7 ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, आयरन के पास आते हैं तो कह रहे हैं कि भाई देखो मैं +2 +3 रखता हूँ, कभी कभार यहाँ पर +4 +6 बन गया, उसकी वजह से यहाँ पर भी लिख दिया गया, नहीं तो मेनली आपको पता है आयरन हमेशा या तो फेरस फेरिक, ये 2 काम उनका चलता रहता है। ठीक है, तो अब तो 2+ और 3+ में पाया जाता है। कोबाल्ट से बोला गया, कोबाल्ट आपको पता है यहाँ पर 8वां ग्रुप, ये 9वां ग्रुप। कोबाल्ट कह रहे हैं +2 +3 में स्टेबल होगा, +4 कभी कभार हो गया तो हो गया, और ये 10वां ग्रुप हो जाता है। आप बताओ कि यहाँ पर +2 में ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके लिए 3 और 4 भी, +4 में भी इनका थोड़ा बहुत दिख जाता होगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इनके पास आते हैं, इनका वैसे मेनली +2 ही होता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर 11वां ग्रुप है, यहाँ पर कॉपर +2 में, जिंक केवल 1 रखता है +2। तो स्कैंडियम केवल 1 ऑक्सीडेशन नंबर, स्कैंडियम आप देख रहे हैं यहाँ पर +3 और जिंक भी +2। इसके अलावा और जो है 1 से ज़्यादा रख रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए स्कैंडियम से मतलब यहाँ पर तीसरा ग्रुप है 3, 4, 5, 6। तो आप बताओ कि 3 से 6 तक अगर देखते हैं यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 तक आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन नंबर में जो बढ़ रहा था वो काफ़ी कम, मतलब 2, 3 तक ही सीमित रह गए। ऐसे इनके ऑक्सीडेशन का ट्रेंड है, आया समझ में। तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होना चाहिए। तब इस ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम यहाँ पर इनके कुछ ऑक्साइड्स पे बात करेंगे। ऑक्साइड ऑफ 3D मेटल्स, आपको ऐसे देखते जाना है क्या हो रहा है। अगर ऑक्साइड को देखें तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा यहाँ पर देख रहे हैं। देखो जब ऑक्साइड्स बनाने की बात आई तो ये लोग जिस ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबल थे या फिर जो जो ऑक्सीडेशन नंबर रखते थे, इन्होंने कोशिश किया कि हम वो ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्साइड्स बनाएं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, स्कैंडियम का केवल 1 था, वो भी +3। और अगर हमसे बोला जाए
कि +3 ऑक्सीडेशन नंबर कोई रखता है, उसका ऑक्साइड किस टाइप का बनेगा, किस वैरायटी का, आपको पता है E2O3 ही बनेगा। अगर कोई +3 रख रहा है तो उसका कौन सा ऑक्साइड बनेगा, E2O3। जैसे आपको पता है बोरान फैमिली वाले किस टाइप का ऑक्साइड बनाते थे, E2O3 टाइप का, वैसे SC2O3 बना है। टाइटेनियम जो कि आपको पता है +2 +3 +4 रखता है, तो इसलिए Ti2O3 TiO2 बनाए। अगर बात करते हैं 5वें ग्रुप वेनेडियम, तो आपको याद है कि कैसे 3 फिर 4 5 ऐसा बढ़ता गया था, वैसे मोनो ऑक्साइड दे रहे हैं, +3 ऑक्सीडेशन नंबर दे रहे हैं, +4 भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि +5 भी रख करके चुनौती दे रहे हैं, तब इससे ऊपर कोई बन के दिखाओ। तो क्रोमियम आता है, कह रहे ये रहा मोनो ऑक्साइड, ये रहा ट्राई ऑक्साइड, ये रहा +4 ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्साइड, ये रहा +6 के साथ। ये बताओ सबसे ऊपर कौन पहुंच गया, क्रोमियम। अब एक और बचा है कौन, मैग्नीज। कहता है ये रहा मेरा भी मोनो ऑक्साइड, अभी इन तीनों को हम अभी बाद में बताते हैं, इसको साइड में रखते हैं। ये रहा इनका +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला, ये +4 वाला, और कहा कि ये रहा सबसे ऊपर +7 वाला, ठीक है। और इसके बाद के अगर जो लोग हैं वो एक बार इसके बाद वो लोग उतना कंपटीशन में नहीं आते, वो क्या करते हैं, जैसे आयरन का +2 +3, और हम बात करते हैं कोबाल्ट कहता है +2, निकिल कहता है +2, कॉपर कहता है +2, कभी कभार +1। और अगर आपको ये याद है Cu2O मैंने कहाँ पर पढ़ाया था, Cu2 कहीं पर पढ़ा था पूरे ऑर्गेनिक में, हाँ, जब हम लोग फेलिंग सोल्यूशंस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था एक्वस कॉपर सल्फेट, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट्स, ठीक है। और आपको बताया था कि जब ये एल्डिहाइड रिएक्शंस करते थे तो Cu2 नाम का कंपाउंड का प्रेसिपिटेट देते थे जो रेड ब्राउन कलर का होता था, वही है Cu2, ठीक है। तो ये भी बनाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जिंक से बोला गया एक ऑक्साइड कौन, Zn, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर इनके ऑक्साइड्स की लिस्ट है। फिर से अगर हम देखेंगे, अगर हम देखें ग्रुप 3 से ग्रुप 7 तक के लोग अपने हायर ऑक्सीडेशन नंबर के साथ क्या कर रहे हैं, या फिर ग्रुप नंबर के बराबर का ऑक्सीडेशन नंबर रख करके ऑक्साइड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर एक चीज यहीं पर और नोटिस किया जाए, सबके मोनो ऑक्साइड है, देख रहे हैं, सबके मोनो ऑक्साइड हमें देखने को मिल रहा है। किसका नहीं मिल रहा है, इनका नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्कैडियम कहता है देखो भाई हम केवल एक ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं +3, और उसके अलावा और किसी भी ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर हम ऑक्साइड्स नहीं बनाते, इसलिए हम +3 के साथ ऑक्साइड बनाए, मोनो ऑक्साइड नहीं है तो हम नहीं रखते। हाँ, इसके अलावा और जितने भी हैं वो सबके सब मोनो ऑक्साइड्स हैं, और ये बताया कि ये सभी मोनो ऑक्साइड आपको पता है क्या है, ये सब के सब आयोनिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, आयोनिक नेचर का होता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मिक्स ऑक्साइड का लिस्ट, जिसको मैंने आपको बताया, यहाँ पर Mn3O4 है, ठीक है, Fe3O4 है, और यहाँ पर कोबाल्ट का CO3O4, ये कई ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, इसलिए इसको मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। और याद रहे बड़ी अच्छी बात यह है कि 3-4 टाइप का होता है, 34 टाइप का, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, ये लगातार मैग्नीज के आगे वाले 3 मेंबर, मैग्नीज है फिर उसके आगे 2 लोग, तो 34 टाइप का Mn2O4 Fe3O4 O3O4। एक और अगर नोट करना चाहें तो हम लोग कार्बन फैमिली का है उसको याद कर सकते हैं, Pb3O4, वो भी 3-4 टाइप का है, बड़ी अच्छी बात है, 3-4 टाइप का आपको मिल रहा है, ये सब के सब मिक्स ऑक्साइड के ही टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे अगर आयरन की बात करूं मैं, आपको पता है Fe3O4 ये 2 ऑक्साइड से मिलकर के बना, कौन, अब बताओगे FeO और Fe2O3, ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसा समझ में। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देना। और ऐसे अगर बात करते हैं यहाँ पर Pb3O4 ये कैसे बनता है पता है, 2 PbO और PbO2, ठीक है, इनसे मिलकर के बना है, जिसमें PbO वाले 2 होते हैं 2 मोल और 1 मोल PbO2। तो इतना तो नहीं जाएगा, लेकिन बस आपको याद रखना ये मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कौन अपने मैक्सिमम तक ऑक्साइड्स बना पा रहा है, मैग्नीज तक। चलिए क्लियर, इतना हटाए। मोनो ऑक्साइड किसका नहीं है, स्कैडियम, इसके अलावा सबके हैं, कौन से नेचर के, आयोनिक। मैक्सिमम कितने ऑक्सीडेशन नंबर तक यहाँ पर ऑक्साइड्स बनाया, +7, किसने बनाया, मैग्नीज बनाया। मिक्स्ड ऑक्साइड किसके किसके देखने को मिले, मैग्नीज आयरन और कोबाल्ट, ठीक है। चलो अब एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, हैलाइड का टेबल, उसके बाद तो फिर पूरा थ्योरी पढ़ेंगे इसका। अगर हैलाइड्स को ध्यान में देखें, डी ब्लॉक के ये हैलाइड्स हैं, हैलाइड्स ऑफ 3D मेटल्स, 3D मेटल्स के हैलाइड्स, सबको पता है कौन कितना ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। टाइटेनियम की बात करते हैं, टाइटेनियम +4 तक जाता है, +4 का ऑक्साइड इसने बनाया, हैलाइड्स बनाया +2 के साथ 3 और 4। वेनेडियम ये 2, 3, 4 ऐसा बना रहे, मैक्सिमम +5 तक का ये भी बनाया। क्रोमियम की बात करते हैं, कह रहा +6 +5 का बना रहा है, ठीक है, मतलब +6 तक ये पहुंचा। तो हमें पता है टाइटेनियम ने सबको चुनौती दिया, ये देखो मैं +4 ऑक्सीडेशन नंबर तक हैलाइड्स बना रहा हूँ, क्रोमियम वेनेडियम का ये रहा, मैं +5 तक का जा रहा हूँ, और क्रोमियम कह रहे कि सब +5 पहुंच गए तब तो मैं +6 तक पहुंचा।
तो सबको उम्मीद था कि अब मैग्नीज आएगा, वो कहेगा मैं +7 तक लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ऑक्साइड में तो वो टॉप कर गया। लेकिन मैग्नीज के बारे में याद रखना, जब वो आया कह रहा है कि नहीं मुझसे इतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, MnO4 MnF4 कह रहा है कि मैग्नीज केवल अपने टेट्राफ्लोराइड तक पहुंच पाए। सोचता है ऐसा कैसे हो गया, सब जगह तो +5 7 तक पहुंचता था, यहाँ पर क्या हो गया इसके साथ। तो याद रखना ये मैग्नीज वाले लोग हैं। अब मैं आपको रीजंस बताता हूँ, अभी आपकी एनसीईआरटी में लिखा वो भी लाइन भी याद रखते हैं हम लोग। तो कहता है कि मैग्नीज एक्चुअली जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज सिकुड़ने लगती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है। और जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगी, जैसे जैसे साइज क्या हो जाती है, घटने लगती है। तो आपको पता है वहां पर क्या हो जाता है, उसके चारों तरफ ज्यादा एलिमेंट्स वहां पर ओवरलैप नहीं कर सकते, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो कहा कि अभी तो ऑक्सीजन एडजस्ट हो जा रहा था, अब यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तब यहाँ पर कहानी सुनाई जा रही है। देखो वहां पर क्या हो जाता था, ऑक्सीजन जो है, अगर एक ऑक्सीजन जुड़ा तो डबल बॉन्ड बना लिया, कि ऑक्सीजन के पास मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्वालिटीज है। वही ऑक्सीजन के नंबर, फ्लोरीन कम थोड़ी नहीं जुड़ा है, 4 तो जुड़े यहाँ पर। और जबकि अगर हम बात करते हैं Mn के केस में, Mn2O7 की बात करते हैं, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, याद रखना Mn2O7, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सबको बताया Mn ब्रिज पाया जाता है। और आप देख रहे 7 ऑक्सीजन थे, एक तो यहाँ खर्च हो, बचे हुए 3 इनसे डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं ऐसे। तो ऑक्सीजन की ये क्वालिटी है, वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना ले जाता है। क्या बना लेता है, मल्टीपल बॉन्ड्स। इस मल्टीपल बॉन्ड की वजह से, एक ही ऑक्सीजन की वजह से, आपको पता है एक डबल बॉन्ड से बनाया तो इनको 2+ मिला, इसने डबल बॉन्ड बनाया 2+ और मिल गया, इसने बनाया 2+, तो 6 इनकी वजह से और एक इनकी वजह से 7 हो जाता है। तो इनका +7 ऑक्सीडेशन नंबर, इनका +7, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन छोटी साइज का है और साथ ही साथ तो मल्टीपल बॉन्ड्स बना ले जाता है। फ्लोरीन से कभी कह दो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाना, कभी नहीं बना पाएगा। इसी की वजह से यहाँ पर मैग्नीज अपने हैलाइड्स में मैक्सिमम पहुंचा था केवल 4 तक, और ऑक्साइड में पहुंचा था यहाँ पर आप बताओगे 7 तक। क्योंकि अगर यहाँ पर भी देखिए एक मैग्नीज से पूछे भाई तुमसे टोटल कितने ऑक्सीजन, तो 4 का ही तो नाम लेगा, एक 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर एक फ्लोरीन मैग्नीज से पूछा तुमसे कितना फ्लोरीन है, 4, तो यहाँ पर भी 4 एटम्स जुड़े हैं, यहाँ पर भी 4 जुड़े, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से 3 ऑक्सीजन इसको डबल डबल बॉन्ड्स बनाया, और एक ने सिंगल बॉन्ड इसको +7 तक पहुंचा दिया। और ये लोग 4 हैं, तो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना के इसको केवल +4 तक पहुंचा पाएंगे, तभी यहाँ पर +4 तक पहुंचा। इसके बाद के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, अब बताओगे आयरन का और कोबाल्ट का +3 तक पहुंचा है, इसके अलावा कोई +3 तक भी नहीं पहुंच पाया। अगर कोई पहुंचा है तो +2 तक ही पहुंचा है, और कॉपर का +1 भी देखने को मिला। ठीक है, तो इस पे आपसे पॉइंट्स पूछा जा सकता है। यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए M2M में बताया गया MnOMn, ये ब्रिज पाया जाता है। ठीक है, ये लाइन तो आया, क्लियर हुआ। यहाँ पर मैग्नीज क्यों मैक्सिमम 7 तक नहीं बना पाया हैलाइड पे, तो अपने यहाँ पर रुके। चलो इसमें और कुछ बातें सीखते हैं। याद रखना फ्लोरीन के बारे में एक बात मैं बताऊं, फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट्स है, ये क्या कर जाता है, अगर किसी को स्टेबलाइज करता है तो कहता है कि जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले पे अगर किसी को स्टेबलाइज करना होगा तब मुझे याद करना। इसलिए याद रखना कि अगर हायर ऑक्सीडेशन नंबर किसी को स्टेबलाइज करना है, आयोडीन की बात, आयोडीन से कह दो स्टेबलाइज करना, नहीं कर पाएगा। क्लोरीन ब्रोमीन नहीं, कौन कर पाता है, फ्लोरीन। जैसे अगर बात करते हैं BF5 तक जाना था, यहाँ पर मैंने देखो XXX लिखा, लेकिन यहाँ पर X नहीं, यहाँ पर फ्लोरीन लिखना पड़ा, क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन में अगर कोई इनको पहुंचा सकता है तो फ्लोरीन ही, इसके अलावा और सब कोई बहुत ज्यादा 4 तक। अगर हम बात करते हैं क्रोमियम के साथ, तो इनको +5 और +6 तक पहुंचाना था, तो फ्लोरीन ही पहुंचा सकता है। और मैग्नीज से कहा गया ये +4 तक जो भी पहुंचे किसकी बदौलत पड़े, +4 +3 फ्लोरीन की वजह। कोई और लगाते तो वहां तक नहीं पहुंचा पाता, वो यहीं पर रोक देता है उसको +2 पे। ठीक है, ऐसे आयरन का तो चलो ठीक है, +2 +3 में कोई भी कह सकता, लेकिन कोबाल्ट को भी +3 तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की एक खास बात होती है कि वो क्या कर जाता है, हायर ऑक्सीडेशन में वहां पर कंपाउंड को स्टेबल करने का काम करता है। और एक और इनका खास बात, कहते हैं अगर लोअर ऑक्सीडेशन कह दो कि यहाँ पर टाइटेनियम का था, वेनेडियम का डाइऑक्साइड था, डाई हैलाइड था, स्टेबल करोगे, तुरंत मना कर देता है। कहता है छोटे मोटे लोगों को हम वहां पर उनको स्टेबलाइज नहीं करते, हायर ऑक्सीडेशन को स्टेबलाइज करना होगा तो याद करना। ठीक है, तो ये इनकी क्वालिटी है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबलाइज करते हैं और लोअर में नहीं करते। बताओ क्या क्या सीखा यहाँ पर, मैग्नीज केवल यहीं तक पहुंचता है, टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम अपने हायर तक पहुंचते हैं। ठीक है, और ये जो हायर में जैसे वेनेडियम होगा, क्रोमियम होगा, मैग्नीज हो जाए, COF2 हो जाए, ये सब के सब अपने हायर में जितना भी मैक्सिमम पहुंच रहा है वो किसकी बदौलत पहुंच रहा है, फ्लोरीन की बदौलत पहुंच रहा है। अब जितना मैंने आपको ऑक्साइड्स और हैलाइड्स में बताया, अब इनकी थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, और इस पे क्वेश्चंस, हर एक पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां से हम लोग को रीड करना था।
और आपको कहता है ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखो कहा गया कि द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अचीव्ड बाय TiX4 टेट्राहेड्रल्स, थैलियम पहुंच जाता है TiX4 वहां पर, और वैनेडियम को पहुंचने के लिए BiF5 बनाया है। क्रोमियम ने अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे हैलाइड्स बनाने के लिए CrF6 बनाया। ऐसे बात करते हैं +7 स्टेट Mn की बात करते हैं, इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हैलाइड। अगर कोई सिंपल हैलाइड्स है तो वहां पर मैग्नीज आपको +7 तक देखने को नहीं मिलेगा। मैग्नीज का एक कंपाउंड उन्होंने जबरदस्ती लिखा है, बताया कि अगर यहाँ पर इसको कह सकते हैं ऑक्सो हैलाइड कहते हैं, MnO3F। आपको पता है यहाँ पर 3 ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ा और एक फ्लोरीन का, तब ये 7 तक पहुंच चुका है। लेकिन ये सिंपल हैलाइड थोड़ी ना, इसको कहते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसको कहते हैं ऑक्सो हैलाइड। तो यहाँ पर इसका +7, क्योंकि 3 ऑक्सीजन की वजह से +6 और एक फ्लोरीन की वजह से +1, तो आप बताओगे तो वहां पर +7 इज नोन एंड बियॉन्ड द Mn नो मेटल हैज अ ट्राई हैलाइड्स। और कह रहे हैं वो भी Mn के अगर आगे निकल जाएंगे कोई ट्राई हैलाइड्स भी देखने को नहीं मिलता, बस किसको छोड़ करके, आयरन और कोबाल्ट को। इसके अलावा ट्राई हैलाइड्स भी हमें जल्दी देखने को नहीं मिलते। फिर आपको यहां पर कह रहे हैं द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन, और फ्लोरीन की खास बात आपको बता रहे हैं, द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू आइदर, क्योंकि किसकी किसकी वजह से होता है, या तो उसको कहता है कि हाईएस्ट लैटिस एनर्जी होने की वजह से, जैसे कि एग्जांपल COF3। कल को आपको पूछा जाए फ्लोरीन COF3 को कैसे स्टेबलाइज करता है, तो आप बताओगे वहां पर हाईएस्ट लैटिस एनर्जी की वजह से। फिर आपको बताएंगे और हायर बॉन्ड एंथैल्पी का फायदा उठा करके फॉर हायर कोवेलेंट कंपाउंड जैसे VF5 एंड CrF6। तो आपसे कभी COF3 को क्यों स्टेबलाइज किया, तो आप बताओगे हाईएस्ट लैटिस एनर्जी का फायदा उठा करके। BF5 और CrF6 को कैसे किया, आप बताओगे यहां पर हायर बॉन्ड एंथैल्पी, या फिर कह सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी होने की वजह से यहाँ पर BF5 और CrF6 यहाँ पर स्टेबल हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेनेडियम 5 वाला, देखो VV लिखा गया, छोटा सा जो V यहाँ पर लिखा गया एक्चुअली में इसके ऑक्सीडेशन नंबर को बता रहा है, इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाई VF5। द अदर हैलाइड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस, और दूसरे हैलाइड्स क्या कर सकते हैं, वो हाइड्रोलिसिस करते हैं टू गिव्स BOX। देखो वेनेडियम का +5 ऑक्सीडेशन के हैलाइड्स के 2 चांसेस है, एक तो फ्लोरीन के साथ जाए वहां पर +5 बना ले, और दूसरा क्या हो जाता है कि आप बताओ कि यहाँ पर ऑक्सो हैलाइड कहते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन हैलोजन है, तो यहाँ पर भी +5 तक पहुंच जाएगा वो। ठीक है, तो 2 रास्ते हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर बात करते हैं अनोदर फीचर ऑफ द फ्लोराइड्स इज, फ्लोराइड की एक और तारीफ कर रहा है, इज दैट इज देयर इनस्टेबिलिटी इन लोअर ऑक्सीडेशन। कह रहे हैं इनकी एक खास बात, कह रहे हैं छोटे ऑक्सीडेशन नंबर में ये स्टेबल कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। जैसे एग्जांपल BX2 बनाना, तो X2 यहाँ पर है तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन उठाएंगे, वहां पर फ्लोरीन नहीं लेंगे। तो फ्लोरीन की खास बात हायर ऑक्सीडेशन नंबर में ही लोगों को स्टेबल करता है, लोअर में स्टेबल नहीं करता है। चलो नोट के कुछ पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स में दम है, सभी पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम को छोड़ करके सभी MO टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो कैसे होते थे वो, आयोनिक, बताया था आपको। फिर इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर कहता है ऑल CuX2, कॉपर के डाई हैलाइड सभी पॉसिबल हैं, लेकिन एक को छोड़ करके, और इसी भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, CuI2 को छोड़ दिया जाए, इसके क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड सब पाए जाएंगे, केवल कौन नहीं पाया जाएगा, I2। क्यों नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको बनने के लिए Cu2+ की रिएक्शन में I- से करानी पड़ेगी, और जब Cu2+ की रिएक्शन हमने I- से कराया तो इसको खुद पकड़ करके जोड़ना था खुद से, पता चला उसको I2 बना करके कन्वर्ट करता जा रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि बिकॉज Cu2+ ऑक्सीडाइजेस I- to I2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिएक्शंस लिखा गया, Cu2+ अगर I से जुड़ जाता तो Cu2I2 बना लेता, CuI2 बना लेता, लेकिन इनसे क्या कर रहे हैं, इनसे रिएक्शंस करके इनको I2 में और Cu2I2 बना रहे हैं। Cu2I2 इसका मतलब पाया जाएगा, ये मोनोहैलाइड्स हो जाएगा, ये Cu2I2 नहीं पाया जाएगा, ये 2 है, और यहाँ पर I2। तो आपसे पूछा जाएगा ये क्यों नहीं पाया जाता, तो आपके पास एक ही लाइन होगा, क्योंकि Cu2+ आयन आयोडाइड आयन या फिर I- आयन को I2 में कन्वर्ट कर देता है, बस यही आपके पास लाइन। ठीक, और क्या बोलता है यहाँ पर, कह रहे Cu+ कंपाउंड, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन एंड अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशंस। याद रखना ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था नीट 2023 में। क्या बोला इसमें, कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं Cu+ आयन कॉपर का 1+ आयन है, +2 आयन, पानी में दोनों को डाल दो, डाल दिया, अब जाकर के देखो कौन ज़्यादा स्टेबल, +2 स्टेबल,
+1 बेचारा अनस्टेबल है। जब +2 स्टेबल है तो उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन +1 उसको पता है कि मैं इस चार्ज के साथ, +1 चार्ज के साथ पानी में नहीं रह सकता हूं, तो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। क्या करता है? अपने आप को कन्वर्ट। और किस प्रकार से कन्वर्ट करता है? अपने अंदर वहां पर डिसप्रोपोर्शनेशंस करता है। तो कॉपर कौन कौन सा है? बहुत ज्यादा, +1, +2, 0, ये तो होगा। तो ये +1 में है तो अपना क्या कर देता है? +1 को +2 में भी लेके जाता है और 0 ऑक्सीडेशन नंबर में भी जाता है, जिसका मतलब वो क्या कर रहा है? डिसप्रोपोर्शनेशंस कर रहा है। फिर सवाल, कॉपर 2+ स्टेबल है, +1 स्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आप बताओगे कि 2+ को स्टेबल करने में उसके साथ कौन लग गया है? वाटर। और वाटर उसका चारों तरफ से बहुत अच्छा हाइड्रेशन करता है, जिसकी वजह से Cu2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, और जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए आप बताओगे Cu2+ मोर स्टेबल देन Cu+, बिकॉज द हाइड्रेशन एंथैल्पी इन Cu2+ इज मोर देन Cu+ आयन। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, Cu+ कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। Cu+ किस में चला जाएगा? Cu2+ और 0। और स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आपको बताया गया यहाँ पर Cu2+ एक्वस किस में चला जाएगा? Cu+ एक्वस में चला जाता है, बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये लाइन आपसे पूछा गया है, ठीक है, Cu2+ की ज्यादा है Cu+। भाई वाटर जिसको पसंद कर ले, ठीक है, Cu2+ को पसंद कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रेशन ज्यादा कर रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा इनको चार्ज इंटेंसिटी दिख रही है, इनको ज्यादा स्टेबल कर रहे हैं, इनको कम, ठीक है। तो इसलिए कहा कि जब हम खुश नहीं है तो एक काम करते हैं, इसमें रहते नहीं, अपने आप को बदल लेते हैं Cu2+ और Cu। तो ये क्वेश्चन का पॉइंट है ये, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स coincides with the groups number is attained स्कैडियम टू Mn। आपको यही कह रहा है कि स्कैडियम से अगर हम चलते हैं Mn तक, ये जो ऑक्साइड्स बनाते हैं अपने ग्रुप नंबर के बराबर का ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्साइड्स बनाते, जैसे यहाँ पर +3 और यहाँ पर +7। ये इनकी खास बात जो टेबल में आपको दिखाया था, लेकिन आगे और क्या क्या बातें बताता है। ये सब के सब पॉइंट एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, और सब में अगर मैं भी अच्छा क्वेश्चंस बनाएंगे थ्योरेटिकल तो यहाँ से उठा सकते हैं। कह रहे बियॉन्ड द ग्रुप 7, अगर 7 ग्रुप के आगे चले, नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबव Fe2O3 आर नो। कह रहे अगर हम 7वें ग्रुप मतलब मैग्नीज के आगे चलते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कोई भी हायर ऑक्सीडेशन वाला ऑक्साइड्स नहीं मिलता है। पता है कि हाँ, आयरन की बात करते हैं, आयरन तो Fe2O3 मतलब +3 पे ही सिमट जाता है। आयरन ने एक बार बड़ी मेहनत की, उसने फेरेट 6 आयन बनाया, फेरेट 6, ये 6 लिखा है, यहाँ पर मिसिंग, यहाँ पर 4 लिखना है, FeO4 2- बनाया, FeO4 2- आर फॉर्म्ड इन एल्कलाइन मीडियम्स। ठीक, एल्कलाइन मीडियम ने एक बार आयरन ने FeF4 2- आपको पता है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 4 दूनी 8 में से हो गया 6, +6 है आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर। बना तो लिया वो भी कहाँ पर? एल्कलाइन मीडियम में, बाई रेडली डिकम्पोजेस। और बताया गया वहां पर एल्कलाइन मीडियम में बनाया तो, लेकिन तुरंत के तुरंत टूट गया। ठीक है भाई, जल्दी से बनाया, एक बार आसमान में उछड़े तो, लेकिन तुरंत आकर के वहीं गिर पड़े। कहां पर? अपने वही पुराने वाले ऑक्साइड में। कौन सा? Fe2O3। तो इसलिए आयरन का +6 वाला जिसको कहते हैं फेरेट है, FeO4 2- है, +6 तक तो पहुंचा था वो एल्कलाइन मीडियम, लेकिन तुरंत के तुरंत Fe2O3 में आकर के फिर से रुक गए। ठीक है, अब और देखने क्या लिखते हैं बुक में, बिसाइड्स ऑक्साइड्स, जैसे ये लोग ऑक्साइड्स होते हैं, कोई +- चार्ज नहीं। कह रहे कुछ ऑक्सोकेटायन भी आपको देखने को मिलेंगे। ऑक्सोकेटायन मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़े होंगे और प्लस चार्ज भी होगा। स्टेबलाइज, जैसे वेनेडियम को +5 में स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या है? कह रहे कि यहाँ पर VO2+, याद रखना यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन +5 है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन 4 हो गया। अगर माइनस होता है, एक घट जाता तो 3 हो जाता, लेकिन प्लस में तो 4 और एक और बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे वेनेडियम का 4 क्या हो जाएगा? आप देखो 4 है यहाँ पर, तो 4 के लिए VO2+ हो जाएगा, तो 2- तो ऑक्सीजन ने दिया, 2+ की वजह से यहाँ पर टोटल 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइटेनियम का 4 में कह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। आप बताओगे TiO2+, TiO2+ हो जाएगा, TiO2+ हो जाता है। टाइटेनियम 4 की बात करते हैं, TiO2+ यहाँ पर बनाता है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं द हाईएस्ट Mn फ्लोराइड, मैग्नीशियम का मैक्सिमम अगर कोई फ्लोराइड बना तो कहां तक पहुंचा था? सब कुछ हम देख चुके टेबल में, MnF4। वेयर एज हाईएस्ट ऑक्साइड तो Mn2O7 में पहुंचा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। कहा गया द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्यों ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन से जुड़ा तो +7 तक पहुंचा, फ्लोरीन से केवल 4 पे जाकर के रुक गया। अब आपको बताया कि द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स टू मेटल्स
एक्सप्लेन इट्स, यहाँ पर सुपेरियोरिटी इन द कोवेलेंट ऑक्साइड Mn2O7. ईच Mn इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाई ऑक्सीजन इंक्लूडिंग MnO-Mn ब्रिज. तो यहाँ पर याद रखना ये लाइन बोलता है क्योंकि वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है मेटल्स के साथ, और फ्लोरीन एक से ज़्यादा नहीं, वो एक से ज़्यादा मतलब दो बना सकता है. तो इसलिए क्या हो जाता था, वही एक एटम फ्लोरीन जुड़ा तो एक ऑक्सीडेशन, लेकिन एक ऑक्सीजन जुड़ता है तो दो ऑक्सीडेशन नंबर देता है क्योंकि वो डबल बॉन्ड्स बनाता है. इसलिए Mn ऑक्साइड में +7 दिख जाएगा लेकिन हैलाइड्स में नहीं. ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताया गया. चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर टेंट्स इन Mn2+ से Mn. ठीक है, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर हमारे 3D ग्रुप के ही लोगों पे हम चर्चा करेंगे, 3D सीरीज के. अगर उसको +2 से हम 0 लेके जाएं उसके SRP की वैल्यू, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर कहीं पर भी आपको SREP की वैल्यू SREP +2 से अगर 0 हो रही है और उसकी वैल्यू नेगेटिव आए तो आपको पता है वो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस. इसका मतलब क्या हो जाता है बताओ, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये इसी में खुश है, इसको ज़बरदस्ती इसमें लाया जा रहा है. ठीक है, वो उसमें जाना नहीं चाह रहा है. फिर अगला अगर बात करते हैं, अगर कहीं पर SREP की वैल्यू, ठीक है, और आपको किसका Mn2+ से Mn में जाने पर आपको पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो इसमें नहीं खुश है, अब वो 0 में खुश है. जो जिसमें खुश होगा उसी में रहना चाहेगा. अगर हम उसका अपोजिट करेंगे तो उसका विरोध करेगा. जैसे अगर जिनका माइनस आ रहा है मतलब वो 2 में खुश है, हम उसको 0 में लेकर जा रहे हैं तो उसका विरोध करेंगे, और जो विरोध करेगा तो इसका मतलब माइनस में आएगा, उसको नॉन स्पॉन्टेनियस. और जो कोई आपको ऐसा देखने को मिला, हम 2 से कह रहे हैं 0 में चलोगे, कहता हाँ हाँ चलेंगे, मतलब वो खुश है, वो उसमें होना चाहता है. तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा स्टेबल है, इसमें कम हो. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है. और अगर मैं आपको यहाँ पर पहले ग्राफ दिखाऊं, उसके बाद फिर वापस आते हैं, रीड करेंगे. आपके NCERT की बुक में ये ग्राफ दिया गया. इस ग्राफ को अगर हम देखें, यहाँ पर अगर आप देखें टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक है. टाइटेनियम के लिए यहाँ पर कौन सा वैल्यू आपको दिया है पता है? यहाँ पर जो वैल्यू हम देख रहे हैं M2+ से M0 में जाने की बात चल रही है. सबके SRP किया जाए, टाइटेनियम को 2 से 0, सबको 2 से 0 किया जा रहा है. और ये SRP की वैल्यू ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे जाने पर घट जाए. अगर इसमें देखा जाए ये सब कुछ है, ये 0 लेवल है, यहाँ पर कुछ डाटा लिया है, इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस में. ये सब के सब यहाँ पर केवल एक यहाँ पर प्लस में है, या अगर आप देखिए कोई और नहीं, कौन है, कॉपर. अगर हमें 2+ से 0 में जाना है तो हमारे 3D सीरीज का केवल एक ही एलिमेंट है जो 3+ से 0 में जाता है, 2+ से 0 में जाता है, बहुत कुछ होता है, वो कोई और नहीं, कॉपर. और कॉपर के लिए 2+ से 0 की वैल्यू पॉजिटिव होती है. और अगर आपसे बोला जाए किसी के SRP की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वो कहाँ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर के नीचे. बताओ, आपको मैंने कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर जो भी है, जो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, उनकी नेगेटिव वैल्यू है, और इनके नीचे जो है उनकी वैल्यू कौन है, पॉजिटिव. तो ये भी तो पॉजिटिव ही है. इसका मतलब कॉपर कहाँ पर पाया जाता है, इसके नीचे पाया जा रहा है. और इसके नीचे पाया जा रहा है तो याद रखना, जो इसके नीचे होंगे हाइड्रोजन के, ये भी लाइन याद रखना, वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे उनके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी होगी. कौन सी, ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी होगी. जो ऊपर होंगे उनके पास रिड्यूसिंग पावर अच्छी होगी. ठीक है, अगर वो हाइड्रोजन से खेलें तो इसीलिए आपको याद रखना यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर बात करते हैं, तो आपको बताया गया कि जो कॉपर है, अगर वो कभी सोचे कि हम क्या करें, यहाँ पर हम 2H+ से रिएक्शंस कर ले, ठीक है, 2H+ से रिएक्शंस करके वहाँ पर क्या कर जाए, खुद को Cu2+ में पहुँचा दे और यहाँ पर इसको H2 में पहुँचा दे. ठीक है, ऐसा कुछ कर दे तो Cu2+ को कहाँ पर पहुँचा दे, H2 में पहुँचा दे. तो इस कंडीशन में वो क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं, इसका रिडक्शन कर रहा है. क्या कर रहा है, हाइड्रोजन एसिड का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं H+ का. सवाल है क्या ऐसा संभव होगा? याद रखना, जो नीचे हैं, अगर हम एसिड की बात कर रहे हैं मतलब हम इनकी बात कर रहे हैं, इनसे नीचे जो नीचे हैं वो क्या करना चाहेंगे, रिड्यूस होना चाहते हैं, जो ऊपर है वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, अगर कंपटीशन करें तो. और ये अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है. मतलब एक लिमिट तो यहाँ पर समझ में आ गई कि कॉपर कभी भी यहाँ पर एसिड से रिएक्शंस करके, अब बताओगे यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो H2 को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कॉपर का कौन सा बिहेवियर, भाई कोई प्लस से था उसको 0 में पहुंचा रहे हैं. इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं तुम रिड्यूसिंग एजेंट बन जाओ. लेकिन आपको पता है जो ग्रुप में नीचे पाया जाए तो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसके पास होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इसलिए बताया कि कॉपर कभी भी एसिड से रिएक्शंस करके यहाँ पर ऐसा नहीं.
ऐसा नहीं कि रिएक्शंस नहीं करता है, बहुत कंसंट्रेट HNO3 वगैरह कुछ स्पेशल एसिड्स हैं जिनसे रिएक्शंस कर जाते हैं वो स्पेशल कंडीशंस पे, लेकिन नॉर्मली अगर हमसे बात किया जाए तो ये H+ से रिएक्शंस करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई कंपाउंड्स बना ले एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पर H2 नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके पास केवल एक मेंबर है जिनके पास ये वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखें, मानते हैं ये टाइटेनियम काफ़ी नेगेटिव है, मतलब ये नहीं चाहता है कि 2+ से 0 में जाए, लेकिन अगर देखें ऐसा ग्राफ धीरे धीरे ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो चाहता है कि चलो ठीक है पॉजिटिव की तरफ ही तो बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखें इसके बाद धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ने का क्या रीज़न होगा अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो अभी मैं पहले आपको यहाँ पर ऊपर रीड कराता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आखिर ये पॉजिटिव की तरफ क्यों जाना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कह रहे हैं कि हम मेटल तो हैं, प्लस में नहीं जाना चाहते, लेकिन लग रहा है तब भी इनका धीरे धीरे डायरेक्शन 0 की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। क्या ये समर्पण करना चाहते हैं कि ठीक है हमें 2+ से 0 हमारा रिडक्शन ही करा दो, हम इसमें खुश नहीं अपने आयनिक फॉर्म में? क्या होगा रीजन, आपको बताते हैं ऊपर, तो रीड करते हैं, इसे समझते हैं। यहां पर तो आपको कहता है द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैव अ पॉजिटिव यूनार्ड वैल्यू अकाउंट्स फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। और यहाँ पर आपको ये बताया गया कि इनके पास एक क्वालिटी है, अगर इनकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इनके पास एसिड से रिएक्शन करके H2 प्रोड्यूस करने की क्वालिटी नहीं है। किसी एसिड से नहीं, किसी एसिड से रिएक्शन करके वहाँ पर कोई कंपाउंड्स बना सकते, लेकिन हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये क्या बताना चाहते हैं इस लाइन से, ये बताना चाहते हैं इसका मतलब कि कॉपर जो है वो कहाँ पर है, हाइड्रोजन के नीचे है, तभी पॉजिटिव वैल्यू है। फिर आपको कहा गया द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर कॉपर सॉलिड टू कॉपर एक्वस इज नॉट बैलेंस्ड बाई किसके द्वारा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब अगर मैं आपको यहां पर बताऊं ऐसे, आप ऐसे समझो, इस लाइन का मतलब क्या है आपको बताइए। ये जो हम यहां पर ऐसे लिख देते हैं कॉपर सॉलिड से गैस, कॉपर 2+ एक्वस, ये इतना आसान नहीं। इसकी कहानी अगर शुरू करें तो यहां से कॉपर सॉलिड था, हम इसको सबसे पहले किस में पहुंचाएंगे पता, अगर वहां तक लेके जाना है Cu2+ एक्वस में, पहले हम कॉपर गैस में लेके जाएंगे, और इसमें जो एनर्जी देनी खर्च पड़ेगी उसको कहते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन। भाई सॉलिड फॉर्म से छुड़ा करके गैस में लेके आ रहे हैं। अब ये गैस में जब आइसोलेटेड गैसीय एटम हो जाएगा, इसमें हम पहली आयनेशन एंथैल्पी देंगे और ये बन जाएगा किसमें, गैसियस 1+ कैटायन। फिर हमें 2+ में जाना है, फिर हम एक और एनर्जी देते हैं, सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो और ये बन जाएगा Cu2+, यहाँ पर गैस, ये हो जाता है। फिर उसके बाद अगर देखते हैं, ये हो गया 2+, लेकिन अभी नहीं पहुंचा, अभी यहाँ पर एक्वस मीडियम है, हम अब क्या करते हैं, इसको पानी में डालते हैं, वाटर में, तो अब जा करके यहाँ पर ये Cu2+ एक्वस बना देगा। क्या बना देगा, Cu2+ एक्वस। ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो मैं आपको बताऊं कि दो जगह हमें एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पर एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि सॉलिड से गैस में लेके जाता है, बिना एनर्जी के काम थोड़ी नहीं पड़ेगा, मतलब ये एंडोथर्मिक है। और फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑलवेज क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक, तो यहाँ पर भी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये भी एंडोथर्मिक है। फिर यहाँ पर +1 से +2 में और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक है। ठीक है, हम एनर्जी पे एनर्जी देते जा रहे हैं, और जब हम क्या करते हैं 2+ पे पहुंच चुके, अब इसमें हम वाटर में डालने जा रहे हैं। जब वाटर में डालेंगे अब जा करके एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। तो अगर हम देखें यहाँ पर ऐसा लग रहा है हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एनर्जी लगाई, यहाँ पर एनर्जी लगाई, यहाँ पर एनर्जी लगाई, और एक जगह हमें एनर्जी मिली, तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर हमें जो एनर्जी लगानी पड़ रही वो कम से कम लगानी हो, और जो हमें मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। लेकिन यहाँ पर कॉपर के केस में ऐसा चल रहा है कि पता चल रहा है कि यहाँ से और यहाँ तक हम आते थे, हमें उम्मीद थी कि हम ये जो यहाँ पर लागत लगा रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं, एक समय आएगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी के रूप में सब कुछ रिटर्न करेगा। लेकिन पता यहाँ पर ये चल रहा है कि हमें लगाना ज़्यादा पड़ रहा है और जहाँ से हमें मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वहाँ से यहाँ पर आने पर उसको घाटे का सौदा लग रहा है, तो सोच रहे वहाँ से यहाँ पर जाएँ, इतनी मेहनत कर एक काम करते हैं, तो यहाँ पर आते ही नहीं, तो यहाँ से वहाँ जाना ज़्यादा खुश समझेगा। ठीक, इसलिए 2+ से 0 में जाना वो ज़्यादा अपने आप को फेवरेबल मान रहा है, क्योंकि पता है कि अगर यहाँ से यहाँ पर जाएंगे मेरी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो कमाई होगी, जो लागत लगा है उससे कम हमारी कमाई, तो हम यहाँ पर क्यों जाए। इसलिए वो सोचता है कि इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर जाएंगे, घाटे में जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम 2+ से 0 में ही चले जाएँ। इसलिए उसकी वैल्यू कैसी आती, पॉजिटिव। इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया द हाई एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कॉपर सॉलिड टू कॉपर 2+ एक्वस इज नॉट बैलेंस्ड बाई किसके अलावा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। उसके लिए एक लाइन ऐसे भी बोला जाता है
कि ये इसलिए होता है क्योंकि एटमाइजेशन में यहाँ पर काफ़ी एनर्जी खर्च हो जाती है। इसे कहते हैं हाई एटमाइजेशन एनर्जी और लो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से कॉपर क्या कर जाता है, प्लस में ऑक्सीडेशन रखता है। ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, ये वाली, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक की है, तो आपको याद रखना है कि Cu सॉलिड से Cu2+ लेके जाने में हमें हाई एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको वहाँ पर मैनेज या फिर बैलेंस कौन नहीं कर पाता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसके अलावा अगर हम आते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी ये सब, जनरल ट्रेंड टूवर्ड्स लेस नेगेटिव E0 वैल्यू across the series is related to general increase in sum of the first and second ionization enthalpy। अगर उस सीरीज को अभी ग्राफ को याद करें, अभी मैं फिर से दिखाऊंगा, ऐसा लग रहा था भले वो बहुत नीचे थे, लेकिन ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो जीरो की तरफ ही बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा है क्यों जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं भाई? वहाँ पर कह रहे हैं कि देखो समस्या ये है कि जैसे जैसे अगर हम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हम एक सीरीज में जा रहे हैं और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज तो वैसे भी घटने लगती है, और साइज बढ़ेगी तो आयनेशन एनर्जी भी इंक्रीज करने लगती है। और जो आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, जो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लगा रहे थे, लागत, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, दूसरा आयनेशन एंथैल्पी, और जैसे जैसे उनकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, तो वहाँ से आयनेशन एंथैल्पी में और ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आयनेशन एंथैल्पी बढ़ता है, उनको भी उनके मेटेलिक फॉर्म से 2+ आयन में लेके जाने में हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ने लगती है। धीरे धीरे हमें आयनेशन एंथैल्पी की और डिमांड होने लगती है। तो कहते हैं यार इतनी ज़्यादा आयनेशन एंथैल्पी कहाँ से दे पाएंगे? इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो भी क्या कर जाते हैं, जीरो की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। उनका मन तो नहीं है कि हम जीरो से 2+ से जीरो में जाए, लेकिन वो भी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है तो सबके सब माइनस कॉपर को छोड़कर, लेकिन तब भी वो जीरो की तरफ बढ़ना इंडिकेट करता है कि कुछ तो है, कि जो ये जीरो की तरफ धीरे धीरे वहाँ पर उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ पर महंगाई, बहुत महंगाई का मतलब, कहने का मतलब वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसी परेशानी की वजह से वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एक अच्छे मेटल होते हुए भी बेचारे धीरे धीरे जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। एक बार फिर से लाइन को बढ़ाता हूँ, इन जनरल ट्रेंड टूवर्ड्स लेस, जैसे लेस नेगेटिव E0 की वैल्यू मतलब कि जीरो की तरफ होता चला जा रहा है। वैल्यू अक्रॉस द सीरीज में अगर जाते हैं तो वहां पर कैसे वो लेस होने लगा, मतलब जीरो की तरफ क्यों बढ़ने लगता है, इज रिलेटेड टू द जनरल इंक्रीज इन सम, किसका सम भाई, फर्स्ट और सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी की डिमांड ज़्यादा होने चली जा रही है, वो इंक्रीज करती चली जा रही है। इसी की वजह से वो लोग कह रहे हैं कि इतनी एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें, एक काम करते धीरे धीरे जीरो की तरफ ही बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे चलो, ये तो जो कमज़ोर लोग थे वो हार मान लिए, वहाँ पर कहें कि चलो ठीक है धीरे धीरे बढ़ते उधर। लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर कहते हैं मेरा +2 स्टेबल है तो स्टेबल रहेगा, कुछ भी हो हम वहाँ पर लड़ेंगे, वहाँ पर डट करके। जैसे E0 वैल्यू की बात करते हैं, मैग्नीज हो जाए, निकिल हो जाए और जिंक हो जाए, कहता मेरा +2 अच्छा है, +2 स्टेबल फॉर्म है, तो हम उसी में रहेंगे, जल्दी वहाँ पर जीरो में नहीं जाएंगे। इसलिए कहा गया आर मोर निगेटिव। मोर निगेटिव का मतलब कि ये बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं, ठीक है, देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। और इसी की वजह से आपको यहाँ पर कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी सबशेल Mn2+ एंड कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। यहाँ पर आप बताओगे Zn2+ कॉन्फ़िगरेशंस इन रिलेटेड टू द हाईएस्ट नेगेटिव यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी। कह रहे हैं कि Mn2+ और Zn2+ ये लोग क्यों वहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं हम तो अपना माइनस में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन Mn2+ और Zn2+ को हाइड्रेशन एंथैल्पी अच्छी खासी मिल जाती। और जैसे कॉपर था, कह रहा था मुझे हाइड्रेशन एंथैल्पी अच्छी नहीं मिल पा रही, तो इसलिए कहता था भाई अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से 0 में जाना ही पड़ेगा। लेकिन Mn2+ और Zn2+ इनके पास D5 कॉन्फ़िगरेशंस, D10 कॉन्फ़िगरेशन, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के पर हाइड्रेशन एंथैल्पी का फायदा मिल जाता है। इसी की वजह से वो माइनस में बने रहते हैं और अच्छे खासे। जैसे अगर इस ग्राफ को फिर से देखें, देखो यहाँ पर सब कोई मोड बना लिया, तब धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ते, लेकिन मैग्नीज का नहीं, देख रहे यहाँ पर घटा। फिर ऐसे चल रहे थे, कोबाल्ट में भी थोड़ा बहुत, यहाँ पर निकिल में भी इसको यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर घटा, ठीक है। उसके बाद सबने कहा कि कॉपर यहाँ पर, जिंक यहाँ पर होना चाहिए, जिंक नहीं, मेरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो जाए काफ़ी तेजी के साथ नीचे गिरा, और आप देख रहे हैं फिर से माइनस में लेके गया। तो ऐसा कुछ वहाँ पर होता है जो हमें ध्यान, ठीक। तो चलो एक और पावर देखते हैं यहाँ पर। अब कह रहे हैं कि अगर Mn3+ से 2+ में जाए, 3+ से हम 2+ में, ट्रेंड इन Mn2+, 3+ से 2+, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। फिर से 3D को ही पकड़ेंगे, 3 से 2 में, पहले 2 से 0 में लेके जा रहे तो हमने बिहेवियर देखा क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। लेकिन अब 3 से 2 जाते, याद रखना जो 3 में स्टेबल होगा, ऐसे एक लाइन लिखना, जो 3 फॉर्म में, जिसका 3 ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा, अगर आप ऐसा कहेंगे, यहाँ पर इसे एक लाइन लिखा जाए, इफ M3+ इज स्टेबल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर वो स्टेबल है,
तो उसके बाद याद रखना, अगर वो स्टेबल है तो यहाँ पर वो क्या करेगा, स्टेबल होगा तो आपको मिलेगा लो SREP। उसके SRP की वैल्यू लो मिलेगी, मतलब कि नेगेटिव में मिलेगी, और जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा लो। लेकिन यहीं पर याद रखना, इफ, ठीक है, यहाँ पर M2+ इज स्टेबल, अगर किसी का M2+ ज़्यादा स्टेबल है तो उसके लिए याद रखना यहाँ पर हाई या फिर हायर SREP मिलेगा। ये लाइन याद रखना। इसमें स्टेबल, क्योंकि दो फॉर्म है, हम देखना पड़ेगा जिसका भी चेक करेंगे किस में ज़्यादा स्टेबल है। अगर M3+ में जो स्टेबल है कहेगा भाई हम तो लो, क्योंकि वो इसी में रहना चाहिए, इसमें नहीं जाएगा। अगर नहीं जा रहा है, जबरदस्ती पहुंचा जा रहा है, तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस मतलब लो। अगर कोई 2 वाले में ज़्यादा स्टेबल तो कहेगा, जैसे उसको कहा गया तुम 3 में चलो, 2 में चलोगे, तुरंत हाँ कर देगा, इसका मतलब वो हायर है। तो चलो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। कह रहा है एन एग्जामिनेशंस ऑफ M3+ to M2+ वैल्यू शो द वेरिंग ट्रेंड्स। क्या क्या, ऐसे समझो, स्कैडियम, द लो वैल्यू ऑफ स्कैडियम इज रिफ्लेक्टेड स्टेबिलिटी ऑफ स्कैडियम 3+ विच आर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। स्कैडियम की अगर बात करते हैं, जो यहाँ पर S3+ बना लेगा, आपको बताइए स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और अगर मैंने कहा 3+ वाले में कोई स्टेबल है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लो। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है, आपको बताया कि लो वैल्यू। चलो अब आते हैं Zn का। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ Zn इज ड्यू टू द रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द D10 कॉन्फिगरेशन Zn2+। आपको पता है जिंक किस में ज़्यादा खुश होता है, Zn2+ में आ जाता है तो उसका आप बताओगे 3D10 कॉन्फिगरेशन हो जाता है, तो हमेशा इसमें ही तो जाएगा। तो इसलिए आपको बताया जिंक इसमें ज़्यादा खुश है, और मैंने कहा +2 में जो खुश होगा उसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, हायर। तो Zn2+ में होगा, क्योंकि 3D स्टेबल कॉन्फिगरेशन जिसको मिलेगा, जिंक को D2 में, Zn2+ में ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है 2+ में, इसलिए इसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी। और पढ़ते हैं यहाँ पर आपको बताता है कंपेरेटिवली हाई वैल्यू फॉर M1 शो दैट Mn2+, ठीक है, D5। और आपको पता है मैग्नीज का भी 2+ कॉन्फिगरेशन देखते हैं तो D5 कॉन्फिगरेशन देखने को मिलता है, और वो भी क्या हो जाता है, स्टेबल। तो स्टेबल होगा तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्या बताया, जो स्टेबल होगा 2+ में उसकी वैल्यू हायर, जो 3+ में वो लोअर। चलो एक और एग्जांपल, आयरन कंपैरेटिवली लो वैल्यू, किसकी लो वैल्यू बता रहे भाई, आयरन का शो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ठीक है, Fe लिखा है इसको, Mn लिखा तो इसको Fe3+ लिख लेना, ऐसे इसको काट करके यहाँ पर लिखो, ठीक है, Fe3+। इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर Fe3+ का D5 है, और D5 में 3+ खुश है, और जो 3+ में खुश है तो उसके लिए वैल्यू भाई लो मिलेगी। इसलिए बताया गया कि आयरन की वैल्यू क्या है, लो, क्योंकि वो D3 में है। अब बताओगे 3+ में खुश है, जैसे कि कौन खुश था, स्कैंडियम। स्कैंडियम भी अपने 3+ में खुश था, ये भी जो 3+ में खुश होगा वैल्यू लो, वैल्यू लो। और जो अपने 2+ में खुश होगा, जैसे Zn2+, Mn2+, वैल्यू हाई। ऐसा समझो ये। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर कह रहे था कंपेरेटिवली लो वैल्यू ऑफ वेनेडियम इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ V2+ हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, वेनेडियम की वैल्यू क्या हो जाती है, यहां पर याद रखना V2+ की स्टेबल होती है, लेकिन तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लो आती है। तो आपको याद रखना है वेनेडियम के लिए, बहुत रीजन में नहीं जाना है। तो वेनेडियम 2+ में, ठीक है, यहाँ पर मानते हैं इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इसकी वैल्यू लो ही देखने को मिलती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात आती है, यहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये चीज़ मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़ाया था अच्छे से, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, अगर मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, हमने देखा कोई एक आयन है या फिर कोई कंपाउंड, वो इसकी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब आपको पता है इसके पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, पैरामैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक फील्ड के पास आता है धीरे धीरे उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाता है धीरे, उसको क्या बोलते हैं, डायमंड। अच्छा, कोई मैग्नेटिक फील्ड की बड़ी तेजी से पास आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक हम लोग बात नहीं करेंगे, हम पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक की बात करते हैं, क्योंकि हमारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है तो पैरामैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक बिहेवियर ही रखते हैं, ठीक है। तो अब सवाल आता है, चलो ये तो कहानी होगी कौन पैरामैग्नेटिक होता है और कौन डायामैग्नेटिक होता है, लेकिन सवाल ये आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे वहाँ पर बताया था, ऐसे कोई भी एलिमेंट्स या फिर आयंस
आयनिक फॉर्म्स जिसके पास आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाए वो सब के सब पैरामैग्नेटिक होंगे, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी ना दिखे दूर दूर तक, अब बताओ ये सब के सब डायामैग्नेटिक हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर आते हैं यहां पर, देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एट सब्सटेंसेज मेनली टू टाइप ऑफ बिहेवियर आर ऑब्जर्व, एक डायामैग्नेटिक, दूसरा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। दो प्रकार के बिहेवियर वहां पर उनके आयंस में देखने को मिलते हैं कंपाउंड्स में। सच सब्सटेंसेज हैविंग ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बिहेव एज डायामैग्नेटिक, सभी के सभी पेयर हैं तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। जैसे अगर स्कैडियम की बात करते हैं, स्कैडियम की आपको पता है, स्कैडियम में वहां पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता था, ठीक है, यहाँ पर 21 होता था, 3 निकल गए तो कितना आ जाएगा, 18 बचेगा। टाइटेनियम की बात करते थे, कितना हो जाता, 22 था, 4 निकल गया तो यहाँ पर भी 18 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर में अगर आप देखेंगे तो कॉपर हमें क्या देखने को मिलता है, कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कॉपर +1। वैसे नॉर्मली कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है कि आपको पता है यहाँ पर 4s1 3d10, और s1 आपको पता है +1 आया मतलब ये निकल गया, अब बचा क्या 3d10, और आपको पता है d10 का मतलब वहां पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। और Zn2+ की बात करते हैं, यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर Zn तो प्लस में दिखा नहीं है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ है तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर, और आपको +2 का मतलब यहाँ पर 4s2 3d10 हुआ करता था, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो याद रखना कि यहाँ पर अगर इनके आयंस देते हैं और उसमें अगर हमें वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस अगर D10 का मिल जाए और D0 मिल जाए तो इसका मतलब वहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। चलो इसको अभी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाता हूँ, और इसके बाद एक लाइन ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इनके एग्जाम्पल नीचे यहाँ पर है। सब्सटेंस हैविंग एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वी हैव एज पैरामैग्नेटिक, अगर एक भी कम से कम अनपेयर्ड मिल गया तो पैरामैग्नेटिक, अगर नहीं मिले जैसे एग्जाम्पल ये सबके डायामैग्नेटिक। चलो यहाँ पर देखते हैं, इन सभी एग्जाम्पल को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाए। अगर आपको देखा जाए कोई भी अगर आपको यहां पर देता है, जैसे स्कैडियम 21 होता है तो आपको लास्ट वाला देखना है 4s2 3d1, ठीक है, हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाला। याद रखना भरने के लिए पहले 4s को भले भरा जाता है, लेकिन जब निकलने की बात आती है तो पहले कहां से निकलेगा, 4s से ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि आउटर सेल यही है, तो इसलिए मतलब 2 यहां से निकाला और 1 यहां से निकाला, तो टोटल 3 निकाल लिया। तो अब आपको बताइए यहाँ पर ये सब तो कंप्लीटली फिल्ड है ही, तो 4s0 3d0, तो आप बताओगे यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबके सब क्या हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक। ऐसे Fe की बात करते हैं, आयरन को देखो, अगर Fe है तो अपने एटॉमिक फॉर्म में 26 है, तो यहाँ पर लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना, 3। अगर 3 निकालना है तो पहले 2 यहाँ से निकाल दिया, अब 1 यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3d5, क्या हो जाएगा 3d5 हो जाता है। Fe3+ पैरामैग्नेटिक यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर 3d5 है, और 3d5 को अगर आप दिखाओगे तो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर 5 देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर अगर ऐसे हम बात करते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं Ti टाइटेनियम की बात करते हैं, और टाइटेनियम अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 2p, और आप देखें यहाँ पर ये 2 आ जाता है। ठीक है, ऐसे ये टाइटेनियम 22 होता है, यहाँ पर हो जाता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर इसके 3+ आयन को देखा, तो 3+ आयन मतलब 2 यहाँ से निकल जाएगा और 1 यहाँ से, तो इसमें 1 तो भी बचेगा ना, तो यहाँ पर, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मतलब दिखा, क्योंकि डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब कब दिखेगा, अगर डी में आपको 1 से 9 तक हुआ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और D0 आ जाए, ठीक है, D10 हो जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो 1 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर टाइटेनियम 4+ है तो बताओ कि यहाँ पर डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसमें भी, तो बताओ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं बचा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा डायामैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया। तो आज के लेक्चर पे हम लोग इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर इसके आगे के जो भी हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी सारे स्टेटमेंट आए थे, थ्योरी वाले क्वेश्चंस अगर अच्छे क्वेश्चंस बनाने हैं जिसको बहुत लोग भूल सकते हैं, वहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं, तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो हर एक पॉइंट्स को याद रखना। आज इतना करते हैं, थैंक यू।